DS-102 शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब क्या होता है, कंपनी के पास बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, वो उसको सर्विस देते हैं, लेकिन कंपनी को डर लगा हुआ होता है कि कुछ टाइम काम करेंगे और छोड़ के चले जाएंगे, इसके बदले नया एम्प्लॉय आएगा, वो कुछ टाइम काम करेगा और छोड़ के चले जाएगा। तो कंपनी इनके साथ इनको लालच देती है, एम्प्लॉय तुम मेरे साथ ना एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक काम करो। जैसे ही वो पर्टिकुलर पीरियड खत्म होगा, लेट से 3 साल, एम्प्लॉय तुम मेरे साथ 3 साल काम करो। जैसे ही वो 3 साल खत्म होगा ना, तो मैं तुमको मेरे इक्विटी शेयर दे दूंगी, मेरे कंपनी के मालिक बन जाना तुम। इसको बोलते हैं अपन इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, इसमें हम देते हैं ईसॉप। दूसरा केस क्या हो सकता है, कंपनी बोलेंगे एम्प्लॉय तो मेरे साथ ना एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक काम करो, लेट से 3 साल तो मेरे साथ काम करो। जैसे ही 3rd ईयर एंड होगा ना, तो मैं तुमको एक फलाना अमाउंट ऑफ शेयर की जितनी भी मार्केट वैल्यू होगी उतना तुमको मैं कैश पे कर दूंगी। इसको बोलते हैं अपन कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। अब इसमें क्या होगा, कंपनी ने आज 0 टाइम पे डिसाइड कर ली कि एक फलाना अमाउंट ऑफ शेयर की जितनी भी मार्केट वैल्यू होगी 3rd ईयर एंड पे, मार्केट वैल्यू होगी 3rd ईयर एंड पे, उतना तुम पैसा ले लेना। हो सकता है आज के टाइम पे 10 रुपये उसका पर शेयर की प्राइस हो और 3 साल बाद 50 रुपये हो जाए, तो अप्रिशिएट होगा। इसको बोलते हैं अपन शेयर एप्रिसिएशन राइट। दूसरा केस क्या हो सकता है, कंपनी ने कुछ गुड्स या सर्विस ली अपने वेंडर से, बोलेंगी तुम वेंडर एक काम करो, मेरे ना इक्विटी शेयर ले लो। इसको भी बोलते हैं अपन इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट। मोटा माटी इस इंडिया में इसके क्वेश्चंस हो गए, इसके बहुत थोड़े से कम हो गए। अब इस जो हमने केस में पढ़े, इसके में कुछ जनरल टर्म्स यूज़ होकर उसको अपन सीख लेते हैं, जैसे कि ग्रांट डेट, वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, वेस्टिंग डेट क्या होता है, एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है और लास्ट एक्सरसाइज डेट क्या होती है। ग्रांट डेट, कंपनी की जो भी एम्प्लॉयर है, डायरेक्टर है, वो लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाएंगे और उनको बोलेंगे, ये स्टेज पे खड़े हुए हैं अपने मालिक लोग, यहाँ बैठे हुए एम्प्लॉय लोग, वो बोलेंगे ये मालिक लोग, एम्प्लॉय तुम हमारे साथ ना एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक काम करो, हम तुमको ईसॉप दे देंगे या फिर सार दे देंगे। तो जिस दिन इन लोगों ने इस प्लान के बारे में इन्फॉर्म किए इन एम्प्लॉय को, उसको बोलेंगे अपन ग्रांट डेट। अब इन लोगों ने लेट से बोला कि एम्प्लॉय तुम हमारे साथ 3 साल काम करो, तो 3rd ईयर के एंड पे हम तुमको ये देंगे। तो जितना भी 3 साल उन लोगों ने काम किए, इसको बोलेंगे अपन वेस्टिंग पीरियड। और जैसे ही 3rd ईयर एंड हुआ, तो इसको बोलेंगे अपन वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट यानी कि इस दिन एम्प्लॉय के पास हक आ गया उनको मांगने का। अब क्या होगा, इस दिन लास्ट दिन 3rd ईयर एंड पे वो बहुत सारे लोग कटोरा लेके खड़े, और हो सकता है कि कुछ बेवड़े दारू पी के पड़े हो, उनको याद भी नहीं होगा कि भाई मैंने कंपनी में 3 साल बाद मेरे को ईसॉप लेना था, याद भी नहीं होगा। तो क्या होगा, कंपनी एक पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लेती है कि एम्प्लॉय तुम यहाँ तक आते हो, इस टाइम फ्रेम तक आते हो, तो मेरे पास आना, मैं तुमको तुम्हारे ईसॉप या फिर सार दे दूँगी। इसको बोलते हैं अपन एक्सरसाइज पीरियड। और लास्ट जो भी दिन रहता है इसको बोलते हैं अपन लास्ट एक्सरसाइज डेट। एग्जाम्पल, 1 अप्रैल 2001 को मैंने मीटिंग बुलाया और मेरे एम्प्लॉय को बताया कि देखो एम्प्लॉय तुमको मैं ये प्लान लेके आया हूँ मैं, तो उसको बोलेंगे अपन ग्रांट डेट। मालिक ने बोला 3 साल काम करो, तो इसको बोले अपन ने 3 साल को वेस्टिंग पीरियड। 3rd ईयर के एंड को अपन ने बोले वेस्टिंग डेट। अब उसने बोला मालिक ने कि 1 साल तक आ जाना मेरे पास और ले लेना। कंपनी खुद जाके नहीं देती है ईसॉप या फिर सार, एम्प्लॉय को खुद कटोरा लेके लाइन में लगना पड़ता है कि भाई मेरे को दे दो। तो 1 साल बाद, 1 साल का उसने टाइम दे दी कि 1 साल तक आना, मैं दे दूंगी तुमको। तो 1 साल हो गया एक्सरसाइज पीरियड, लास्ट डे हो गया इसकी लास्ट एक्सरसाइज डेट। बेसिकली इस इंडेस में हमको ईसॉप की अकाउंटिंग सीखना है और सार की अकाउंटिंग सीखना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं ईसॉप से। ईसॉप क्या है, कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है। ये कब रिकॉर्ड होगा, ओवर द पीरियड, ओवर द वेस्टिंग पीरियड। ये क्या है, एक टाइप का एम्प्लॉय बेनिफिट ही है। तो हमने इंडेस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट में पढ़े थे कि एम्प्लॉय बेनिफिट जो होता है वो अक्रूवल के हिसाब से रिकॉर्ड होता है। मीन्स जब एम्प्लॉय ने सर्विस दिया है तो उसको उस पीरियड में रिकॉर्ड करो, यानी कि 1st ईयर में भी रिकॉर्ड होगा, 2nd ईयर में भी रिकॉर्ड होगा, 3rd ईयर में भी रिकॉर्ड होगा। अब कितने अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा वो हम एग्जाम्पल से सीखने वाले हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास 500 एम्प्लॉय अभी थे ग्रांट डेट के दिन, जिस दिन हमने अनाउंस किया ना कि एम्प्लॉय तुमको हम ईसॉप लेके आए तुम्हारे लिए और सार लेके आए। इस दिन हमारे पास 500 एम्प्लॉय थे। हमने उनको बोले कि भैया 100 शेयर ले सकते हो, एक एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय 100 शेयर ले सकता है। ग्रांट डेट पे इस दिन मार्केट वैल्यू थी उन शेयरों की 25 रुपये पर शेयर। हमने एम्प्लॉय को बोले तुम 5 रुपये लेके आओ और ये शेयर लेके जाओ एक। वेस्टिंग पीरियड था 3 साल काम करो, 3rd ईयर के एंड पे हम तुमको ये शेयर दे देंगे। तो मैं ग्रांट डेट पे देख रहा हूँ कि भाई कितना खर्चा होगा। 500 एम्प्लॉय को इंटू किया मैंने 100 से, ये एक एम्प्लॉय को कितने दे रहा था, 100 शेयर दे रहा था, तो टोटल कितने शेयर देना पड़ेगा वो आ गया मेरे को। इंटू करूँगा कि कंपनी को कितना खर्चा आ रहा है, मतलब फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट। मार्केट में कितना था, 25 रुपये था, एम्प्लॉय से कितना ले रहे हैं, 5 रुपये, तो 20 रुपये कंपनी को दुख दर्द हो रहा है, यानी कि नुकसान हो रहा है, मीन्स खर्चा हो रहा है उसके लिए, है ना। तो 20 रुपये से इंटू करूँगा, 10 लाख रुपये आया। इस दिन मैं खड़े होकर देख रहा हूँ
ये कोई काम का नहीं है, हमको तो ईयर एंड पे रिकॉर्ड करना है, ये बस समझने के लिए यहाँ पे बस मैं समझा रहा हूँ। 10 लाख रुपए का खर्चा है तो मैं क्या इसको 3 से डिवाइड करके हर साल 3,33,333, 3,33,333 इसको रिकॉर्ड कर लूँ? ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हो सकता है कि भाई ग्रांट डेट पे तो 500 एम्प्लॉई हो, फर्स्ट ईयर के एंड पे कुछ एम्प्लॉई कम हो जाए, सेकेंड ईयर पे और कम हो जाए, थर्ड ईयर पे और कम हो जाए। हमको जितने ईयर एंड पे एम्प्लॉय बचे होंगे ना, उन्हीं का खर्चा रिकॉर्ड करना है। प्रॉपर एग्जांपल है इसका। मान के चलो फर्स्ट ईयर के एंड पे मात्र 450 एम्प्लॉय बचे हुए थे, तो 450 एम्प्लॉय का ही खर्चा बुक करूँगा मैं मेरी किताबों में। फर्स्ट ईयर एंड पे 450 एम्प्लॉय, यानी कि एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय एट ईच ईयर एंड मीन्स फर्स्ट ईयर के एंड पे 450 एम्प्लॉय थे। इनटू किया मैंने, एक एम्प्लॉय को मैं कितने शेयर दे रहा हूँ? 100 शेयर दे रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर आ गए इनटू एम्प्लॉय को कंपनी को कितना दुख दर्द झेलना पड़ रहा है? 20 रुपये का। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट, तो टोटल खर्चा आ गया मेरे पास। अब इस खर्चे को मेरे को 3 सालों में रिकॉर्ड करना है, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो पता चल गया कि भाई 3 लाख रुपये का खर्चा मेरे को हर साल रिकॉर्ड करना है। अब मैं सेकेंड ईयर एंड पे आया, फर्स्ट ईयर एंड खत्म हुआ, सेकेंड ईयर एंड पे आया मैं। अब देख रहा हूँ मैं कि भाई सेकेंड ईयर एंड पे मेरे पास मात्र 420 एम्प्लॉय बचे हुए हैं, तो मैं 420 एम्प्लॉय का खर्चा रिकॉर्ड करूँगा। 420 एम्प्लॉय इंटू एक को कितना दे रहा था? 100 शेयर इंटू दुख दर्द 20 रुपये, तो टोटल खर्चा निकला, डिवाइड किया 3 से, तो पता चला कि भाई 1, 2, 3 हर साल में कितना खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए था। इस हिसाब से आया 2,80,000 का खर्चा हर साल रिकॉर्ड होना चाहिए था। हाँ, अब मैं निकालूंगा कि भाई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एंड तक कितना खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। टोटल खर्चा सेकेंड ईयर एंड तक कितना रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था? 2.8 को 2 से इंटू किया तो आया 5,60,000 रुपये का खर्चा सेकेंड ईयर एंड तक रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। लेकिन ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में कितना रिकॉर्ड हो चुका है? 3 लाख का। तो 5,60,000 में से मैंने 3 लाख माइनस किया तो आया 2,60,000 रुपये। 2,60,000 का बचा हुआ खर्चा सेकेंड ईयर के एंड में रिकॉर्ड हो जाएगा। वैसे ही थर्ड ईयर एंड पे मान के चलो, फर्स्ट ईयर एंड खत्म, सेकेंड ईयर खत्म, थर्ड ईयर एंड पे खड़ा हूँ मैं, देख रहा हूँ कि भाई मेरे पास अब 405 एम्प्लॉय बचे हुए हैं, तो अब मात्र 405 एम्प्लॉय का खर्चा रिकॉर्ड होगा मेरी किताबों में। तो 405 एम्प्लॉय इंटू एक एम्प्लॉय को कितना शेयर दे रहा था? 100 शेयर इंटू दुख दर्द 200, तो पूरा खर्चा आया, डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो हर साल कितना खर्चा रिकॉर्ड करना है वो हो जाएगा। इस हिसाब से आया 2,70,000 का खर्चा हर साल रिकॉर्ड होना चाहिए था। हर साल रिकॉर्ड होना चाहिए था। इंटू मैंने किया इसको 3 साल से 1, 2, 3 टोटल खर्चा कितना रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था? वो आया 8,10,000 रुपये का खर्चा तीनों साल थर्ड ईयर के एंड तक रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भाई सेकेंड ईयर एंड तक कितना खर्चा रिकॉर्ड हो चुका है ऑलरेडी? 5,60,000 का। तो 8,10,000 में से मैंने 5,60,000 माइनस किया तो कितना बचा? 2.5 लाख रुपये। मीन्स 2.5 लाख रुपये में इस थर्ड ईयर पे रिकॉर्ड कर लूँगा। अब ये जो है ना, हमने तो अलग अलग टेबल फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का बना के सीख लिया है, पेपर में हमको एक साथ बनाना है, तो इसको प्रॉपरली कैसे सॉल्व करना है इस डब्बे से मैं सीखूँगा। अब इसमें हम निकालना सीखेंगे कि कितना ईसॉप का एक्सपेंस हर साल हमको रिकॉर्ड करना है ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 साल वेस्टिंग पीरियड है। सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे कि भाई फर्स्ट ईयर एंड तक कितना खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, सेकेंड ईयर एंड तक कितना खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, थर्ड ईयर एंड तक कितना खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। तो मैंने पहले निकाला कि फर्स्ट ईयर एंड तक कितना खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, उसमें से माइनस कर दूंगा कि भाई ऑलरेडी एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड हो चुका है पिछले साल में। तो भाई इसके पहले तो कोई साल ही नहीं था, तो एनिल, तो पता चल जाएगा कि भाई करेंट ईयर में इतना मेरे को खर्चा रिकॉर्ड करना है। अब सेकेंड ईयर एंड तक कितना खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, माइनस करूँगा कि भाई पिछले साल, यानी कि पिछले साल कितना खर्चा साल तक कितना खर्चा रिकॉर्ड हो चुका है, तो पता चल जाएगा कि भाई इस साल कितना खर्चा रिकॉर्ड करना है। अपने एग्जांपल में सेकेंड ईयर के एंड तक कितना खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था? 5,60,000 रुपये का खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड तक कितना ऑलरेडी खर्चा रिकॉर्ड हो चुका है? 3 लाख का। तो दोनों को माइनस किया तो पता चल गया कि भाई इस साल कितना खर्चा रिकॉर्ड करना है मेरे को। सेम फॉर थर्ड ईयर, सबसे पहले मैं निकालूंगा कि थर्ड ईयर के एंड तक कितना खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, माइनस करूँगा कि सेकेंड ईयर एंड तक कितना ऑलरेडी खर्चा रिकॉर्ड हो चुका है, तो पता चल जाएगा कि भाई थर्ड ईयर के एंड पे कितना खर्चा रिकॉर्ड करना है मेरे को। अब ये कितना खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था फर्स्ट ईयर के एंड तक, सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर के एंड तक, थर्ड ईयर में थर्ड ईयर के एंड तक, ये कैसे अमाउंट निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला अपन सीखते हैं इसको। देखो पहले अपन लेते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर के एंड पे कितने एम्प्लॉय बचे थे मेरे पास? एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय एट ईच ईयर एंड, कितने एम्प्लॉय बचे थे उसको इंटू करूँगा मैं कि एक एम्प्लॉय को मैं कितने शेयर दे रहा हूँ, फिर इसको एम्प्लॉय इंटू करूँगा मैं कि कंपनी को कितना दुख दर्द झेलना पड़ा, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट,
तो मेरे पास टोटल खर्चा निकल जाएगा। हाँ, डिवाइड करूँगा कि भाई टोटल मेरा वेस्टिंग पीरियड कितना है, तो हर साल का खर्चा निकल जाएगा कि भाई फर्स्ट ईयर में इतना खर्चा होना चाहिए था। अब मेरे को निकालना है कि अब तक, कि इस ईयर एंड तक कितना खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, तो इंटू कर दूंगा मैं उसको 1 से, तो पता चल जाएगा कि भाई 1 ईयर तक कितना खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। अब सेकेंड ईयर का निकालना है, तो सेकेंड ईयर के एंड में कितने एम्प्लॉय पड़े थे मेरे पास, इंटू एक को कितना दे रहा था, इंटू दुख दर्द डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड 3 साल, इंटू ये मेरा हर साल का आ गया था इतने फॉर्मूले से, इंटू कर दिया मैंने 2 से, तो पता चल गया कि सेकेंड ईयर के एंड तक कितना खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। वैसे ही थर्ड ईयर के एंड में कितने एम्प्लॉय थे, कितने शेयर एक एम्प्लॉय को दे रहा था, इंटू दुख दर्द डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड इंटू 3 करूँगा कि थर्ड ईयर तक कितना खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। अब ये जो कितना खर्चा फर्स्ट ईयर के एंड तक रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था वो इधर आ जाएगा कि भाई पिछले साल तक कितना खर्चा ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। सेम फॉर सेकेंड ईयर, कि सेकेंड ईयर तक कितना खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। और थर्ड ईयर में अपन निकालेंगे कि नहीं भाई पिछले साल तक कितना खर्चा रिकॉर्ड हो चुका है, तो ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब हो सकता है कि सेकेंड ईयर तक खर्चा कितना रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था और पिछले साल तक जितना रिकॉर्ड हो चुका है वो ज़्यादा है, तो मेरी माइनस में फिगर आ सकती है। अब जो हाईलाइटेड है ना 1, 2, ये 2 चीज़ें अपन कैसे निकालते हैं और ये सीखेंगे अपन। इसे सीख लिए कि हर साल कितना खर्चा हमको रिकॉर्ड करना है ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। अब इस फॉर्मूले में जो सारे टर्म्स है उस एक एक टर्म्स को हम समझते हैं। सबसे पहले उठाते हैं एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय एट ईच ईयर एंड। हमने इस एग्जांपल में समझे थे कि भाई ईयर एंड पे जितने भी एम्प्लॉय बचे होते हैं उनका ही खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में 500 एम्प्लॉय थे, फर्स्ट ईयर एंड पे 450 एम्प्लॉय बचे तो 450 एम्प्लॉय का ही हमने खर्चा रिकॉर्ड किए। सेकंड ईयर एंड पे 420 एम्प्लॉय बचे तो 420 एम्प्लॉय का ही हमने खर्चा रिकॉर्ड किए। थर्ड ईयर एंड पे 405 एम्प्लॉय बचे तो 405 एम्प्लॉय का ही हमने खर्चा रिकॉर्ड किए। पूरे 500 का नहीं किया, जितने ईयर एंड पे बचते हैं उतने का ही खर्चा अपन रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन में जो है ना हमको अलग अलग टाइप से डाटा दिया होगा, कैसे दिया होगा इन 3 केसेस में हम प्रॉपरली इसको समझ लेंगे। कंपनी ने 500 एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया कि एम्प्लॉय तुम हमसे शेयर ले लो, लेकिन 3 साल की सर्विस देना, यानी कि 3 साल वेस्टिंग पीरियड हो गया। हम इसमें निकालना सीखेंगे कि एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय कितने हो गए हर साल। 1 साल होगा, फर्स्ट ईयर के एंड पे हम रिकॉर्ड करेंगे खर्चा, सेकेंड ईयर के एंड पे, थर्ड ईयर के एंड पे। तो हम निकालना सीख रहे हैं इस टर्म को कि एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय कितने हो गए हर साल के आखिर में। पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर एंड से। देखो फर्स्ट ईयर एंड पे बोलता है कि भाई 40 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए और फर्स्ट ईयर एंड पे खड़ा हुआ हूँ मैं, और मेरे को फर्दर लग रहा है, उम्मीदें हैं कि 40 एम्प्लॉय मेरे को छोड़ के जा सकते हैं। तो मेरे को अगर ये निकालना है कि एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय एट ईच ईयर एंड, तो मैं कैसे निकालूंगा। 500 एम्प्लॉय में से मैं सबसे पहले तो जो एक्चुअल में कितने छोड़ के जा चुके हैं 40, एक्चुअल में ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर कितने छोड़ के जा चुके हैं 40, उसको हटा दिया, माइनस करूँगा मैं। यहाँ मेरे को कितनी उम्मीदें थी कि आगे और कितने छोड़ के जा सकते हैं, 60 की थी, 60 भी मैंने उड़ा दिया, तो आया 400 एम्प्लॉय। 400 एम्प्लॉय का खर्चा मैं रिकॉर्ड कर लूँगा फर्स्ट ईयर के एंड पे। अब सेकेंड ईयर के एंड पे क्या हुआ, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर 30 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए और सेकेंड ईयर पे एंड पे खड़ा हुआ हूँ मैं, और मेरे को लग रहा है कि भाई 20 एम्प्लॉय है ना, लग रहा है, उम्मीदें है कि और छोड़ के जा सकते हैं मेरे को। तो मैं कैसे निकालूंगा एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय एट ईच ईयर एंड। टोटल एम्प्लॉय लिखा मैंने 500, माइनस किया एक्चुअल में कितने फर्स्ट ईयर में छोड़ के जा चुके थे। ये 60 माइनस नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को तो 60 की यहाँ पे उम्मीदें थी। अब ये सेकेंड ईयर के एंड पे जितनी उम्मीदें होगी कि इतने छोड़ के जा सकते हैं उसको माइनस करूँगा मैं। तो क्या किया मैंने इसमें, सबसे पहले टोटल एम्प्लॉय लिखा, माइनस किया फर्स्ट ईयर में कितने छोड़ के जा चुके हैं, सेकेंड ईयर में एक्चुअल में कितने छोड़ के जा चुके हैं, इंटू इंटू नहीं माइनस सेकेंड ईयर के एंड पे मेरे को आगे और कितनी उम्मीदें लग रही है कि और कितने छोड़ के जा सकते हैं 20, उनको भी माइनस कर दिया मैंने, तो आया 410 एम्प्लॉय। 410 एम्प्लॉय का खर्चा मैं रिकॉर्ड करूँगा सेकेंड ईयर एंड पे। अब थर्ड ईयर एंड पे क्या होगा, टोटल एम्प्लॉय लिखा मैंने 500, फर्स्ट ईयर में एक्चुअल में कितने छोड़ के जा चुके हैं 40, सेकेंड ईयर में एक्चुअल में कितने छोड़ के जा चुके हैं 30, थर्ड ईयर एंड पे कितने एक्चुअल में छोड़ के जा चुके हैं 35, तो माइनस कर दिया मैंने, आया 395 एम्प्लॉय का खर्चा मैं रिकॉर्ड कर लूँगा थर्ड ईयर एंड पे। अब अगर मान के चलो मेरे को थर्ड ईयर एंड पे भी उम्मीदें लगती है कि भाई आगे ना और 10 एम्प्लॉय छोड़ के जा सकते हैं, तो क्या मैं उन 10 एम्प्लॉय को भी माइनस करूँगा? बिल्कुल नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैं केवल वेस्टिंग पीरियड तक का ही डाटा देखता हूँ। भाई वेस्टिंग पीरियड का ईयर एंड कब था? थर्ड ईयर एंड था। तो बस थर्ड ईयर एंड तक देख लो, आपकी थर्ड ईयर एंड तक आपको कितना लग रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे उम्मीद हो मेरे को कि और 10 एम्प्लॉय चले गए, लेकिन वो 10 एम्प्लॉय को माइनस नहीं करूँगा क्योंकि मेरा वेस्टिंग पीरियड ही 3 साल था। ये एक पॉइंट है क्वेश्चन में। आगे अब केस 2,
क्या बोलेगा इसमें, अलग टाइप से डाटा देंगे हमको। हम निकालते हैं कि फर्स्ट ईयर एंड पे कितने एम्प्लॉय है। क्वेश्चन बोलता है कि भाई 42 एम्प्लॉय हमको छोड़ के चले गए, तो टोटल 500 एम्प्लॉय में से मैंने 42 एम्प्लॉय माइनस कर दिया। और फर्स्ट ईयर एंड पे वो बोलता है कि भाई मेरे को उम्मीदें हैं कि हर साल 2% एम्प्लॉय और छोड़ के जा सकते हैं हर साल। तो इसके बाद कितने ईयर बचे हमारे, ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो सेकेंड ईयर का 2% और थर्ड ईयर का 2% मैंने उड़ा दिया, तो 440 एम्प्लॉय का खर्चा मैं फर्स्ट ईयर एंड पे बुक कर लूँगा। सेकेंड ईयर एंड पे क्या बोलता है, 58 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, तो टोटल 500 एम्प्लॉय मैंने सबसे पहले तो 42 माइनस किया जो फर्स्ट ईयर में एक्चुअल में छोड़ के चले गए थे, माइनस किया 58 जो एक्चुअल में सेकेंड ईयर में छोड़ के चले गए। उसके बाद सेकेंड ईयर एंड पे खड़े होकर क्या बोलता है, मेरे को यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे उम्मीद है कि आगे और 3% एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे। आगे कितना साल बचा हुआ है, 1 साल, तो उस तीसरे साल का 3% भी मैंने उड़ा दिया, तो 388 एम्प्लॉय का खर्चा मैं रिकॉर्ड कर लूँगा सेकेंड ईयर एंड पे। अब थर्ड ईयर एंड आया, थर्ड ईयर एंड पे 11 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। टोटल 500 एम्प्लॉय में से मैंने माइनस किया सबसे पहले तो 42 जो फर्स्ट ईयर पे छोड़ के चले गए तो एक्चुअली में, फिर सेकेंड ईयर में एक्चुअली में कितने छोड़ के चले गए थे 58, वो उड़ा दिया। थर्ड ईयर पे कितने छोड़ के चले गए एक्चुअली में 11, तो वो उड़ा दिया। अगर इसके बाद भी मेरे को लगता है थर्ड ईयर एंड पे कि भाई इतनी उम्मीदें हैं कि मान के चलो 1% ऑफ एम्प्लॉय और छोड़ के जाएंगे, तो क्या मैं वो 1% को भी माइनस करूँगा, नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा वेस्टिंग पीरियड तो भाई 3 ही साल था, 3 साल तक का डाटा देख बस। अब केस 3 में आते हैं अपन, कैसा डाटा दे सकता है, ऐसा फर्स्ट ईयर एंड पे मेरे को निकालना है कि कितने एम्प्लॉय थे। एक्सपेक्ट ओनली 90% ऑफ एम्प्लॉय विल रिमेन इन एम्प्लॉयमेंट। ये बोलता है कि केवल मेरे को लगता है कि 90% एम्प्लॉय ही रहने वाले हैं फर्स्ट ईयर एंड पे। तो टोटल एम्प्लॉय कितने थे, 500, 500 इंटू 90 किया तो पता चल जाएंगे भाई 450 एम्प्लॉय ही रहना है मेरे फर्स्ट ईयर एंड पे। अब बोलता है कि भाई मेरे को उम्मीदें है कि 84% ही एम्प्लॉय बचे रहेंगे एम्प्लॉयमेंट में, तो 500 इंटू 84 किया तो पता चल गया भाई 420 एम्प्लॉय ही मेरे सेकेंड ईयर तक बचे रहेंगे। थर्ड ईयर पे बोलता है उम्मीदें है कि भाई 81% एम्प्लॉय ही बचे रहेंगे मेरे पास, तो 500 को 81 से इंटू किया तो आ गया भाई 805 एम्प्लॉय, इतने एम्प्लॉय का ही खर्चा बुक होगा। ये प्रॉपर एग्जांपल से मैंने समझ लिया कि क्वेश्चन किस तरह से घुमा सकता है। अब सेकंड टर्म में आता हूँ, ऑप्शन पर एम्प्लॉय की, एक एम्प्लॉय को मैं कितने शेयर दे रहा हूँ, सिंपल है। तो अब आते हैं अपन फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट। हमने यहाँ पे समझे थे कि ये होता है कंपनी का दुख दर्द, कि मतलब कंपनी को कितना खर्चा झेलना पड़ रहा है, ये हमने समझने के लिए यहाँ पे तो समझ लिया था। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये एक अमाउंट होता है जो कि डिराइव करते हैं हम यूजिंग द ब्लैक स्कूल्स मॉडल और बाइनोमियल मॉडल। ये हमको AFM में, यहाँ पे अपना FR में नहीं करवाते हैं, तो क्वेश्चन में हमको इसकी डायरेक्टली वैल्यू दी होगी। ये मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस जो था, ये कंपनी का दुख दर्द, ये हमने समझने के लिए सीखा था, ये भी टर्म हो गया हमारा। अब अपन आते हैं टोटल वेस्टिंग पीरियड, कि भाई हमने कितना उसको एम्प्लॉय को शर्त दी है कि भाई तेरे को कितना टाइम काम करना है तब मैं तेरे को ये बेनिफिट दूंगा, वो आता है। लेकिन इसमें आगे भी कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टोटल वेस्टिंग पीरियड एस्टिमेटेड एट ईच ईयर एंड। इसको भी समझते हैं हम, क्या होगा। पहला तो केस हो सकता है कि भाई हमने बोल दिया कि भाई तू इतना साल काम कर, एग्जाम्पल 3 साल काम कर, 3 साल के एंड में मैं तेरे को ये ऑप्शन दे दूंगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, परफॉर्मेंस वाली कंडीशन लगा दिया मैंने उसको कि एम्प्लॉय तू मेरा इतना अर्निंग का टारगेट मीट कर दे, कि भाई 10 करोड़ सेल ला देता है तो मैं तेरे को ये दे दूंगा ऑप्शन। या फिर बोलूँगा कि भाई मेरी कॉस्ट कम कर दे, इतनी कॉस्ट कर दे, तो मैं तेरे को ऑप्शन दे दूंगा। तो भाई यहाँ से मैं कैसे निकालूंगा कि वेस्टिंग पीरियड मेरा कितना है टोटल, यही समझना है यहाँ पे। कंपनी वेस्ट करती है, कंपनी बोलती है कि भाई फर्स्ट ईयर एंड पे ऑप्शन ले लेना तू, अगर तू अर्निंग 12% से बढ़ा देता है, ठीक है, अगर तू अर्निंग 12% से बढ़ा देता है। अगर नहीं बढ़ा पाता है तो सेकेंड ईयर में ऑप्शन ले लेना, अगर तू अर्निंग बढ़ा देता है 20% से इन 2 सालों में, हाँ, ड्यूरिंग द 2 ईयर पीरियड। अगर तू सेकेंड ईयर में भी नहीं कर पाता है तो थर्ड ईयर में ऑप्शन ले लेना, पर कब, अगर तू मेरी अर्निंग बढ़ा देता है बाय मोर देन 22% ओवर द 3 ईयर पीरियड। प्रॉपर्ली समझता हूँ, देखो हमने क्या बोले थे, कंपनी वेस्ट कर देंगी अगर फर्स्ट ईयर के एंड पे तू इंक्रीज़ कर देता है अर्निंग बाय 12%, लेकिन एक्चुअली मैंने 10% ही इंक्रीज़ किया, मतलब यहाँ पे कंडीशन उसने मीट ही नहीं किया। मैं फर्स्ट ईयर एंड पे खड़ा हुआ हूँ और देख रहा हूँ कि भाई इसने तो कंडीशन मीट ही नहीं किया। तो कंपनी को उम्मीदें है कि भाई ये फर्स्ट ईयर एंड पे तो इसने मीट नहीं किया है, हो सकता है सेकेंड ईयर एंड तक मीट कर दे। तो फर्स्ट ईयर एंड पे मेरा
टोटल वेस्टिंग पीरियड एस्टिमेटेड कितना होगा, 2 साल। कैसे, ये मेरा फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर एंड हुआ, यहाँ पे तो इसने उस कंडीशन को मीट नहीं किया, लेकिन अब लग रहा है कंपनी को कि भाई ये सेकेंड ईयर में इसको मीट कर देगा यहाँ पे, तो वेस्टिंग पीरियड हो गया 2 साल। अब सेकेंड ईयर पे मैं आया, ये सेकेंड ईयर हुआ मेरा, ठीक है। अब सेकेंड ईयर एंड पे मैं खड़ा हूँ, देख रहा हूँ कि भाई मैंने इसको बोला था कि मेरी अर्निंग 20% से बढ़ा देना, पर इसने नहीं बढ़ा पाया, 18% ही बढ़ा पाया। अब कंपनी को लग रहा है कि ये ना अगले साल यानी कि थर्ड ईयर एंड पे इसको मीट कर देगा, तो मैं सेकेंड ईयर एंड पे ये बोल सकता हूँ कि भाई टोटल एस्टिमेटेड मेरा वेस्टिंग पीरियड कितना है, 3 साल है, और थर्ड ईयर एंड पे तो भाई थर्ड ईयर ही होगा। बेसिकली फर्स्ट ईयर एंड पे मैं अगर देख रहा हूँ कि कितना वेस्टिंग पीरियड है, तो मेरे को यहीं पे उम्मीद भी है कि भाई अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो आने वाले साल तो कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 साल हो गए। वैसे ही सेकेंड ईयर पे कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरे को लग रहा है कि भाई आने वाले तो साल कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 साल मैंने यहाँ पे ले लिया, 3 साल में तो 3 साल ही लूँगा, ठीक है। और ये जो था हमारा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड टिल डेट, यानी कि अगर फर्स्ट ईयर एंड पे हूँ तो अब तक का कितना पीरियड कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ 1 होगा, सेकेंड ईयर में यहाँ 2 होगा, थर्ड ईयर में यहाँ 3 होगा। क्लियर है। अब आते हैं हम जनरल एंट्रीज़ में। इस एंडेस में जनरली जो है हमसे जनरल एंट्रीज ही कराएंगा क्वेश्चन। हमने सीख लिया कि भाई हर साल कितना खर्चा रिकॉर्ड करना है ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, तो हर साल एंट्रीज़ क्या होगी वो सीखते हैं। हर साल के एंड में उस वेस्टिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज करेंगे हम एक्सपेंस को, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। ये क्या होता है, हमको क्या करना है, इन एम्प्लॉय को शेयर देना है। ये लाइबिलिटी नहीं होती है हमारी, हम लाइबिलिटी साइड शो करते हैं इसको एज अ रिजर्व, है ना, क्योंकि अगर हम इसको लाइबिलिटी दिखा देंगे तो यूज़र क्या बोलेगा कि भाई हो सकता है कि इनको इतने पैसे देना हो, तो इसलिए हम इसको एज अ रिजर्व में दिखाते हैं कि भाई कुछ साल बाद हमको इन शेयर्स को इनको देना है एम्प्लॉय को। जो भी स्टेप 1 में अमाउंट आया था हर साल का, ये उतना अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे हर साल के हिसाब से। अब हो सकता है कि कुछ साल में माइनस में अमाउंट आया हो, मतलब जितना रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था सेकेंड ईयर एंड तक माइनस किया कि फर्स्ट ईयर एंड तक कितना रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो हो सकता है कि भाई फर्स्ट ईयर में ही ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया मैंने, तो माइनस में अमाउंट आया, तो मैं एंट्री को उल्टा कर दूंगा, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब जैसे ही मेरी एक्सरसाइज डेट आएंगी कि भाई इस दिन मेरे को एम्प्लॉय को ये मेरे को शेयर देना है, तो मेरे को ये बड़ी एंट्री मारना है। बड़ी एंट्री बस दिखने में है, कुछ है नहीं इसमें। जो मैंने रिजर्व बनाया था इसको मैं उल्टा कर दूंगा, शेयर पूरा क्रेडिट हो रहा था अब डेबिट मार दूंगा, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट जितने पे चला आ रहा था उससे मैंने उल्टी कर दिया इसको टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये बैंक और ये बाकी आइटम कब आएंगे वो सीखता हूँ मैं। बैंक अकाउंट कब आएगा, जब क्वेश्चन मेरे को देगा कि भाई एक्सरसाइज प्राइस पर शेयर इतना है, मतलब कि हम जब एम्प्लॉय को शेयर दे रहे हैं तो बदले में उससे कुछ पैसे भी ले रहे हैं, तब ये आएगा। अमाउंट कैसे निकालेंगे अपन, जो भी एम्प्लॉय जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इस ईसॉप को, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हो सकता है कि भाई जो हमने एग्जांपल लिए थे थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर के एंड पे मेरे पास 405 एम्प्लॉय बच रहे थे, है ना। अब 405 पूरे एम्प्लॉय जो है वो ऑप्शन को एक्सरसाइज ना कर रहे हो सकता है कि भाई 350 ही एम्प्लॉय ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हो, बाकी एम्प्लॉय को मन ना हो कि भाई हमको नहीं चाहिए तुम्हारे शेयर। तो जितने लोग एक्चुअली में उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं उतने ही लोगों से उतने ही लोग यहाँ पे अपन लिखेंगे। इनटू एक एम्प्लॉय को अपन ने कितने शेयर दिए थे, इनटू एक एम्प्लॉय से अपन कितना पैसा ले रहे हैं, यानी कि एक्सरसाइज प्राइस पर शेयर। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में अपन क्या लिखेंगे, जितने एम्प्लॉय इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं इनटू एक एम्प्लॉय को अपन कितना शेयर दे रहे हैं, इनटू फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की, एक शेयर की। यहाँ पे ये भी अमाउंट आ गया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कब आएगा, जब फेस वैल्यू पर शेयर भी गिवन होगी और नंबर ऑफ शेयर कितने दे रहे हैं वो भी गिवन होगा। तो कैसे निकालेंगे, जितने लोग ये ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं इनटू एक एम्प्लॉय को अपन कितने शेयर दे रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि टोटल कितने शेयर हुए, इनटू करेंगे अपन इसको जितनी भी कंपनी का दुख दर्द था प्लस एक्सरसाइज प्राइस पर एम्प्लॉय, है ना। भाई कंपनी को इतनी लागत झेलनी पड़ रही थी और प्लस एम्प्लॉय से ये लोग इतना पैसा ले रहे थे। यहाँ से समझते हैं कि भाई ये कंपनी को 20 रुपये का दुख दर्द झेलना पड़ रहा था और 5 रुपये इन लोग से ले भी रहे थे, तो मार्केट प्राइस पता चल गई थी इससे हमको। अगर मैं 20 + 5 का दूँ तो 25 आता, तो मार्केट प्राइस पता चल गई थी हमको, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट है। तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट
वो मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी लेकिन कोई काम की नहीं होगी हमारे। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट, है ना, हमारे हिसाब से मार्केट वैल्यू यही होगी, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट प्लस जितना भी पैसा हम एम्प्लॉय से ले रहे हैं माइनस फेस वैल्यू, तो पता चल जाएगा कि हम कितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा है, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएगा। रिटेन अर्निंग, हमने समझे थे ना कि भाई यहाँ पे 405 एम्प्लॉई है, 350 ये इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बचे हुए जितने भी नहीं कर रहे हैं, है ना, बचे हुए 55 एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं, तो कितने एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं इंटू अपन ने एक को कितना पैसा दिए थे इंटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट। ये अमाउंट क्या है पता है, हमने तो भाई ईयर एंड पे जितने भी एम्प्लॉय थे उतने का रिजर्व बना रखे थे, लेकिन इस 55 एम्प्लॉय का रिजर्व तो फालतू पड़ा रहेगा, तो उठा के अपन उसको रिटर्न अर्निंग में डाल देंगे, तो वही है ये। अब क्वेश्चन में बहुत सारे प्राइस दिए होंगे तो कंफ्यूज मत होना, क्या होगा, ईच एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है परचेज करने का 250 इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एट 45 रुपये पर शेयर, मतलब हर एम्प्लॉय को हम 250 शेयर ले सकते हो, तुम बोल रहे हैं, बदले में उनसे पैसे कितने लेने वाले हैं, 45 रुपये। तो एक्सरसाइज प्राइस हुआ 1 अप्रैल यानी कि ग्रांट डेट पे जिस दिन हमने अनाउंस किए उस दिन स्टॉक एक्सचेंज पे वो ट्रेड हो रहा था 91 रुपये का, ये हो गई यानी कि मार्केट वैल्यू। ये कोई काम की नहीं होती है हमारे, उठा के फेंक देना, काट देना इसको तो सीधे। हाँ, अब क्या दे सकता है, कंपनी ने डिराइव किया प्राइस ऑफ ऑप्शन 75 रुपये यूजिंग द ब्लैक स्कूल मॉडल ऑप्शन प्राइसिंग। ये क्या है, सुना सुना लग रहा है, ब्लैक स्कूल मॉडल, ये है, ये फेयर दुग्धर्थ कंपनी का ये है, यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट दी हुई है। अब फेस वैल्यू दिया 10 रुपये, तो फेस वैल्यू हुई है। अब एक और क्वेश्चन समझते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 400 है, एक एम्प्लॉय को हम 60 शेयर देने वाले हैं, फेस वैल्यू है 100 रुपये, एक्सरसाइज प्राइस पर शेयर यानी कि एक शेयर का 125 रुपये हम लेंगे एम्प्लॉय से। जो शेयर हम ऑफ़र कर रहे हैं यानी कि एक एम्प्लॉय को जो हम 60 शेयर देने वाले हैं उसको अपन ने 3 ग्रुप में बांट रखा है। पहला ग्रुप है 20% ऑफ शेयर ऑफर्ड है विद इन वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर, मतलब क्या है, जो हम इसका शेयर ऑफर कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय को हम कितना 60 शेयर दे रहे हैं, तो इस 60 का 20% जो है उसको हम वेस्ट दे देंगे उस एम्प्लॉय को 1 साल के अंदर अंदर, मतलब इस 60 का 20% यानी कि 12 शेयर उस एम्प्लॉय को हम 1 साल ख़त्म होने के बाद ही दे देंगे। सेकंड में क्या बोलता है, जो भी 40% है शेयर ऑफर्ड का, यानी कि 60 का 40% मीन्स दैट इज़ 24 शेयर हम सेकेंड ईयर ख़त्म होने पे दे देंगे, मीन्स वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे हुआ 2 ईयर। वैसे ही 60 का 40% हम थर्ड ईयर एंड पे, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल सर्विस ख़त्म होने के बाद दे देंगे। यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड हुआ 3 साल। ये एक क्वेश्चन जो है ना वो 3 क्वेश्चन में बटा हुआ है। पहले हम ग्रुप 1 का सॉल्व करेंगे, फिर ग्रुप 2 का, फिर ग्रुप 3 का। अब क्या क्या पोजीशन रही है, एम्प्लॉय को कितने छोड़ के गए और कितनी उम्मीदें हैं कि कितने और छोड़ के जा सकते हैं, वो आगे ये दिया हुआ है फर्स्ट ईयर पे, सेकंड ईयर पे, थर्ड ईयर पे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट ईयर का। हमने वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाए, ये वाला, ये एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय एट ईच ईयर एंड, फर्स्ट ईयर एंड पे टोटल कितने एम्प्लॉय थे, 400। 400 में से हम माइनस करेंगे कि भाई फर्स्ट ईयर पे एक्चुअल में 40 छोड़ के जा चुके हैं, और फर्स्ट ईयर एंड पे हमको उम्मीदें हैं कि भाई सेकेंड ईयर में 36 जाएंगे और थर्ड ईयर में 34 छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं 400 में से 40 माइनस करूँगा जो एक्चुअल में चलेगा ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। उसके बाद क्या मैं इसमें से 36 सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का 34 वो भी माइनस करूँ? अगर हाथ ख्याल आ रहा है तो एक जोड़ के खींच के लपड़ मारना गालों पे, क्योंकि भाई वेस्टिंग पीरियड ही इसका 1 साल का है। 1 साल बाद हम एम्प्लॉय को बोलेंगे कि आके तुम्हारे शेयर ले लो। हमको वेस्टिंग पीरियड के बाद की जो भी उम्मीद है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो मैं क्या करूँगा, चुपचाप 400 में से जो एक्चुअल में 40 गए हैं उनको माइनस किया, इंटू एक को कितने शेयर देने वाला हूँ, एक एम्प्लॉय को 12 शेयर, जो यहाँ पे हमने निकाले थे फर्स्ट ईयर पे, एक एम्प्लॉय को मैं 12 शेयर दूंगा, इंटू कंपनी का दुग्ध दर 10 रुपये जो क्वेश्चन में गिवन था, डिवाइड बाई टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है, यहाँ पे टोटल वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर है, और टोटल वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड जो यहाँ पे लिखते हैं वो भी 1 ईयर है। अब आते हैं अपन ग्रुप 2 पे। ग्रुप 2 पे हमने बड़ा वाला फॉर्मूला लगाए, ये वाला, एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय एट ईच ईयर एंड। अब ग्रुप 2 में क्या होगा, फर्स्ट ईयर होगा और सेकेंड ईयर होगा। फर्स्ट ईयर पे मैं निकालना हूँ कि कितने मेरे एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय है फर्स्ट ईयर के एंड पे। मैंने टोटल एम्प्लॉय लिखा 400, माइनस करूँगा कि भैया 40 जा चुके हैं और सेकेंड ईयर में 36 जा सकते हैं,
और थर्ड ईयर में 34। क्या है 34 को भी माइनस करूँ? अगर हाँ आ रहा है तो एक जोर के झापड़ मारना खुद को, क्योंकि भाई वेस्टिंग पीरियड तो 2 साल तक का ही है, और मैं निकाल रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर के एंड पे मेरे पास कितने एम्प्लॉई है। तो टोटल एम्प्लॉयज़ में से ऑलरेडी 40 जा चुके हैं, वो हटा दिया मैंने, और यहाँ पे खड़े होकर मेरे को उम्मीदें है कि सेकेंड ईयर में कितने जा सकते हैं, 36, वो भी उड़ा दिया मैंने। 34 इसलिए नहीं क्योंकि भाई थर्ड ईयर का वेस्टिंग पीरियड ही नहीं है, 2 साल का ही वेस्टिंग पीरियड है। 400 में से मैंने जो एक्चुअल फर्स्ट ईयर में जा चुके 40 उड़ा दिया, और फर्स्ट ईयर एंड पे मैं खड़े होकर जो मेरे को लग रहा है, उम्मीदें हैं कि भाई सेकेंड ईयर में 36 जा सकते हैं ये वाले, वो भी उड़ा दिया। तो आ गए एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय एट फर्स्ट ईयर एंड इनटू एक एम्प्लॉय को कितने शेयर देने वाला हूँ मैं, ये 24 शेयर हमने यहाँ पे निकाले थे, इनटू कंपनी का दुख दर्द क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। टोटल वेस्टिंग पीरियड 2 साल हुआ, 1 साल और 2 साल। कंप्लीटेड कितने हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर के एंड पे निकाल रहा हूँ तो 1 साल कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड ईयर एंड पे खड़ा हुआ हूँ मैं, सेकेंड ईयर एंड पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय एट सेकेंड ईयर एंड कैसे निकलेगा, टोटल एम्प्लॉय कितने थे 400, 400 में से मैं माइनस करूँगा कि भाई फर्स्ट ईयर में एक्चुअल में कितने जा चुके हैं 40, सेकेंड ईयर में एक्चुअल में कितने जा चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया था फर्स्ट ईयर पे कि भाई मेरे को उम्मीदें हैं कि कितने जा सकते हैं, तो उम्मीद वाला नहीं, एक्चुअल में सेकेंड ईयर में कितने गए 35, तो मैंने 35 उड़ा दिया। अब मेरे को सेकेंड ईयर पे उम्मीदें हैं कि भाई थर्ड ईयर में 30 जा सकते हैं, तो क्या इन 30 को उड़ा दूँ? नहीं, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड ही मेरा 2 साल का है ना। 400 टोटल एम्प्लॉय माइनस किया मैंने, फर्स्ट ईयर में एक्चुअली जो 40 जा चुके थे, सेकेंड ईयर में जो 35 जा चुके हैं उनको भी उड़ा दिया। तो सेकेंड ईयर ये मैंने काट दिया, गलती से लिख दिया था यहाँ पे 30। सेकेंड ईयर के एंड पे खड़े उम्मीदें लग रही थी कि 30 और जा सकते हैं, तो वो माइनस नहीं हो गए क्योंकि मेरा वेस्टिंग पीरियड ही 2 साल में कंप्लीट हो चुका था। तो आ गए मेरे टोटल अपना एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड एट सेकेंड ईयर एंड इनटू एक को कितना 24 शेयर दे रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी निकाल चुका था, और कितना दुख दर्द है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। वेस्टिंग पीरियड 2 साल का हो गया, अब तक कितने कंप्लीट हो चुके हैं 2 साल, तो एक खर्चा आ गया कि 2 साल हाँ का खर्चा आया था, इंटू 2 से किया तो हर साल कितना खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए था, हर साल कितना खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए था, इंटू किया कि सेकेंड ईयर के एंड तक, इंटू 2 से किया तो आया कि सेकेंड ईयर के एंड तक कितना खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड हो चुका है इतना, सेकेंड ईयर में इतना खर्चा रिकॉर्ड होगा। सेम फॉर थर्ड ईयर ऐसे ही चलेगा, फर्स्ट ईयर का खर्चे का टोटल कर लूँगा, सेकेंड ईयर के खर्चे का टोटल, थर्ड ईयर के खर्चे का टोटल, और मैं एंट्री पास करके लेजर बना दूंगा क्योंकि क्वेश्चन ने इसमें लेजर्स मांगा था। मॉडिफिकेशन एंड रीप्राइसिंग ऑफ ईसॉप, इसमें क्या होता है, कंपनी ने एम्प्लॉय को बोली एम्प्लॉय तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक काम कर, लेट से 3 ईयर तक काम कर, थर्ड ईयर के एंड पे मैं तेरे को ईसॉप दे दूंगी। एम्प्लॉय बोलता है ठीक है। तो वेस्टिंग पीरियड मेरा 1 साल 2 साल 3 साल हुआ, जिस दिन कंपनी ने बोली उसको अपन बोलते हैं ग्रांट डेट। ग्रांट डेट के दिन मार्केट प्राइस था 25 रुपये और एक्सरसाइज प्राइस था 5 रुपये पर शेयर, यानी कि वो शेयर 25 रुपये का मार्केट में मिल रहा था। मैंने एम्प्लॉय को बोला 5 रुपये दे और तू शेयर लेके जा, तो कंपनी को कितने का नुकसान हुआ 20 रुपये का, यानी कि इसको 20 दुख दर्द हुआ कंपनी को 20 रुपये का। इसको अपन बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट। इसी वैल्यू पे हमारा खर्चा रिकॉर्ड करते हैं जो हमने यहाँ सीखे थे इस फॉर्मूले में। ये तो हमने क्या बोले थे भाई, ये तो डिराइव होता है ब्लैक स्कूल मॉडल और बाइनोमियल मॉडल से। तो ये जो मॉडल्स है ना वो भी ऐसे ही वैल्यू निकालते हैं जैसे हमने यहाँ पे सीखे, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस करते हैं। हमको एफआर में तो सीखना नहीं है, ऊपर से समझने के लिए हम इसको ऐसा समझते हैं ऊपर से। तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एंड ग्रांट डेट इस 20 रुपये पर शेयर पे मैं खर्चा रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। अब जैसे ही मेरे 1.5 साल कंप्लीट हुए, एम्प्लॉय खड़ा हुआ है यहाँ पे, वो बोलता है कि भाई इसका मार्केट प्राइस तो 12 रुपये पर शेयर हो गया। मैंने तो सोचा था कि अभी 25 रुपये का है, आने वाले टाइम में 2500 का होगा, लेकिन ये तो 12 रुपये का हो गया। मैं चाह रहा हूँ तुम्हारी कंपनी छोड़ के, भाई कचरा कंपनी तुम्हारी। तो कंपनी बोलती एक भाई एम्प्लॉय नाराज़ मत हो, रुक, तुमको कितने रुपए देने वाला था एक्सरसाइज प्राइस के, 5 रुपये देने वाला था और मेरा शेयर लेने वाला था। एम्प्लॉय बोलता है हाँ। तो कंपनी बोलती है एक काम कर भाई रुक, तू 5 रुपये मत देना, मुझको 2 रुपये दे देना और मेरा शेयर लेके जाना। तो कंपनी ने क्या करी, अपना एक्सरसाइज प्राइस कम कर दी। तो जो एक्सरसाइज प्राइस कम करी उसी को बोलते हैं अपन मॉडिफिकेशन एंड रीप्राइसिंग। अब एम्प्लॉय यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसने यहाँ पे निकाला फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मॉडिफिकेशन डेट और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट आफ्टर रीप्राइसिंग। तो 12 - 5 किया 7 रुपये आए, 12 - 2 किया 10 रुपये आए। यहाँ पे कंपनी का दुख दर्द क्या हुआ था, कम हो गया था 7 रुपये। अब कंपनी ने अपना दुख दर्द बढ़ा ली कि एम्प्लॉय नाराज़ हो रहा था, वो जा रहा था, तो कंपनी ने अपना दुख दर्द बढ़ा ली
किन तर्कों पे अपना दुख दर्द बढ़ाई कि एम्प्लॉय तो मेरे को पैसा कम दे देना, तो जो पैसा कम दे रहा है उस कारण से उसका दुख दर्द बढ़ गया मेरा। ठीक है, तो कंपनी ऑलरेडी अपना 20 रुपये का दुख दर्द यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगी, क्योंकि 5 रुपये तो एम्प्लॉय दे रहा था। अब यहाँ पे आपके पता चला मेरे को कि एम्प्लॉय मेरे को 5 रुपये नहीं 2 रुपये देना है, तो कंपनी का और नुकसान बढ़ गया, यानी कि एक्सपेंस बढ़ गया, कंपनी का दुख दर्द बढ़ गया। कितने रुपए का, कितने रुपए से, 5 - 2 3 रुपये से। तो हम ये 3 रुपये का खर्चा आप बचे हुए पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। अब समझते हैं, इस डेट पे जब भी मार्केट वैल्यू और एक्सरसाइज प्राइस था, तो दोनों को माइनस किए, दुख दर्द निकला। उस दुख दर्द को अपन क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन एट मॉडिफिकेशन डेट, जो कि आई 7 रुपये पर शेयर। अब आफ्टर रिप्राइजिंग कितना दुख दर्द आया, 12 - 2 10 रुपये। इसको अपन क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ रिप्राइज ऑप्शन एट मॉडिफिकेशन डेट, 10 रुपये पर शेयर। 10 - 7 किए, 3 रुपये का खर्चा अपन एडिशनल खर्चा, ये ओरिजिनल जो खर्चा रिकॉर्ड हो रहा था वो तो हो गई होगा, ये एडिशनल खर्चा जो हमको यहाँ पे आके पता चला वो इन बचे हुए पीरियड में रिकॉर्ड होगा। एडिशनल, रिकॉर्ड दिस एडिशनल एक्सपेंस ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन रिप्राइजिंग। अब प्रॉपर एग्जांपल से समझते हैं इसको। ए लिमिटेड ने बोली हर एम्प्लॉय को मैं 100 शेयर दूंगी और कंपनी के पास 500 एम्प्लॉय है, और 1 अप्रैल 2001 मीन्स ये ग्रांट डेट हो गई, और वेस्टिंग पीरियड था इनका 3 साल, 1 साल 2 साल और 3 साल। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट कितनी थी, 20 रुपये थी। फर्स्ट ईयर एंड हुआ, 90% एम्प्लॉय ही रिमेन है एम्प्लॉयमेंट में, और यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितनी हो गई, 15 रुपये हो गई, यानी कि कंपनी का दुख दर्द यहाँ पे कितना था, 20 रुपये। इस 20 रुपये पे ही हम खर्चा रिकॉर्ड करेंगे पूरे तीनों साल, 1 2 3 साल, जो हमने यहाँ पे सीखे थे, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट। लेकिन अब क्या हुआ, फेयर वैल्यू ऑप्शन क्या हुआ, 15 रुपये पे आ गई, यानी कि कंपनी का दुख दर्द कम हो गया। कम क्यों हुआ होगा, मार्केट प्राइस मेरी कम हो गई होगी, और जितना भी मेरे को पैसा लेना है एम्प्लॉय से, दोनों को मैंने माइनस किया, तो कंपनी का दुख दर्द कम हो गया। ठीक है, कंपनी का दुख दर्द यहाँ पे कम हो गया, मीन्स कंपनी का एक्सपेंस कम हो गया। लेकिन एम्प्लॉय तो घबरा गया ना कि मार्केट प्राइस कम हो गई, तो कंपनी ने बोली होगी एम्प्लॉय मत जा, मैं तेरा एक्सरसाइज प्राइस कम कर देती हूँ। तो कंपनी ने क्या करी होगी, उसका एक्सरसाइज प्राइस कम करी होगी। उसके बाद जो भी हमारा वो निकाली होगी, क्या फेयर वैल्यू, वो कुछ आई होगी। तो कंपनी ने क्या करी होगी, एक्सरसाइज प्राइस कम करी होगी। तो एक्सरसाइज जो भी मार्केट में वैल्यू चल रही थी माइनस नया एक्सरसाइज प्राइस करी होगी, तो अमाउंट आएगा 18 रुपये। तो 18 का मतलब क्या है, कंपनी ने अपना दुख दर्द बढ़ा ली। किन तर्कों पे कि एम्प्लॉय जा रहा है छोड़ के, तो मैंने बोली एम्प्लॉय तू थोड़ा जितना पैसा तेरे को देने का बन रहा था, जितना भी एक्सरसाइज प्राइस तू देने वाला था वो एक शेयर को लेने के लिए, थोड़ा कम पैसा दे के जाना मेरे को। तो कंपनी ने अपना दुख दर्द बढ़ा ली इस बेसिस पे कि एम्प्लॉय तो मेरे को पैसा कम देना। तो 15 - 18 किया मैंने, 3 रुपये का खर्चा अब इस बचे हुए पीरियड में रिकॉर्ड होगा। ये जो कहानी कहाँ हो रही है, 31 मार्च को, तो ये एडिशनल खर्चा रिकॉर्ड होता है यहाँ पे। ये 20 रुपये का खर्चा तो पूरे तीनों साल रिकॉर्ड होगा, लेकिन जो एडिशनल खर्चा है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। मेरे को निकालना है कि ईसॉप एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा हर साल में। ये फर्स्ट ईयर का मैंने निकाला, एज इट इज जैसा फॉर्मूला लगा के निकालता था। अब सेकेंड ईयर का समझता हूँ मैं। पहले मैंने जैसा निकालता था वैसे ही निकाला, ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट से, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट से मेरे को एडिशनल खर्चा कितने का, कंपनी को पता चला ना कि भाई मेरे को 3 रुपये का और अब नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज प्राइस कम कर दी हूँ, तो रिमेनिंग पीरियड में रिकॉर्ड करती हूँ। तो इस खर्चे एडिशनल एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये कैसे निकालते हैं वो सीखता हूँ। अब ये कैसे करना है, जो हमने टेबल बनाए थे ना ये वाली, इसमें एक एडिशनल कॉलम ऐड करना है, एडिशनल इसके बाद ही एक एडिशनल एक्सपेंस नाम का। तो मैंने एक एडिशनल एक्सपेंस टिल डेट तक का कॉलम ऐड किया। अब ये ऐसे सॉल्व करना कि एकदम नया क्वेश्चन का पॉइंट आया, जैसे हमने वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले में सीखे थे ना, वैसे सॉल्व करना। क्या किया मैंने, ईयर 2 पे 500 एम्प्लॉई, उसमें से 84% रहने वाले थे, एक एम्प्लॉय को 100 शेयर दे रहा था, इनटू अभी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट रेट होता था यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 रुपये कि कितना अपन को और कितने रुपये का खर्चा और रिकॉर्ड करना है, एडिशनल खर्चा जो रिकॉर्ड करना है वो 3 रुपये से इंटू के डिवाइडेड बाय। अब वेस्टिंग पीरियड में यहाँ पे कितना लूँगा, 2 साल लूँगा, 2 साल लूँगा। यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ तक कितना खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिया। ठीक है, अब थर्ड ईयर एंड पे सेम 500 एम्प्लॉय, 81, 100 शेयर, अब 20 रुपये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट था। मैं यहाँ पे कितना खर्चा रिकॉर्ड करना है एडिशनल, 3 रुपये, तो यहाँ पे 3 रुपये लूँगा। वेस्टिंग पीरियड में
2 साल लूँगा, क्योंकि मैं एकदम नया क्वेश्चन है वैसा मान के सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2 लिया, अब तक खर्चा कितना रिकॉर्ड होना जाना चाहिए था सेकेंड ईयर एंड तक, तो 2 ईयर से इंटू करूँगा तो ये आ गया। दोनों खर्चे का टोटल किया, ये खर्चे का टोटल किया तो इतना आया, इतना आया। अब ऑलरेडी पिछले साल तक कितना रिकॉर्ड हो चुका है ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, माइनस किया तो करंट ईयर में कितना रिकॉर्ड होना है पता चल जाएगा मेरे को, है ना। बेसिकली कि भाई कंपनी को जो है ना कितना खर्चा जो उन्होंने एक्सरसाइज प्राइस करके अपनी माथा फोड़ी करी है, कितना अपना दुख दर्द बढ़ाई है, उसको अपन को बचे हुए पीरियड में रिकॉर्ड करना है, वो सीखना है। और जो बचे हुए पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं उसको एकदम नया क्वेश्चन है ये मान के सॉल्व करते हैं, तो वेस्टिंग पीरियड भी बदल जाता है मेरा। अब क्वेश्चन में क्या होगा, देखो वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट दी हुई है 1.20। इस पे तो हम क्या है पूरे तीनों सालों का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये कहाँ पे आती है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट, इसमें आती है ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट, ये यहाँ पे आती है। अब मेरे को क्वेश्चन क्या देगा, हर ईयर एंड पे वो बोल देगा कि भाई फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई इतने पे, सेकेंड ईयर पे बोलेगा फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हो गई इतने पे। तो ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया होता है। क्वेश्चन ने बोला कि ईयर एंड पे भाई फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 90 पैसे है और हमने यहाँ पे रिप्राइस कर दिए, तो मेरे लिए काम का तो रिप्राइस वाला है। मैं दोनों को माइनस करूँगा तो पता चल जाएगा कि भाई कितना मेरे को एडिशनल खर्चा बचे हुए पीरियड में, मीन्स बचे हुए पीरियड में यहाँ पे और यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, वो पता चल जाएगा। तो काम का तो यही है रिप्राइस वाला, ये क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया होता है। ईसॉप, इसमें क्या होता है, कंपनी बोलती है एम्प्लॉय तो मेरे साथ 3 साल काम का, थर्ड ईयर के एंड में तेरे को ईसॉप दे दूंगे। एम्प्लॉय बोलता है ठीक है। कंपनी ने बढ़िया फर्स्ट ईयर एंड में खर्चा वर्चा रिकॉर्ड करी, जैसे ही सेकंड ईयर में आई तो बोलती है कंपनी मैं तुमको ईसॉप नहीं दे रही हूँ। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कंपनी चाह रही हो कि मेरी इक्विटी डाइल्यूट ना हो, लेकिन एम्प्लॉय बोलेगा ए एम्प्लॉय चूतिया है क्या, मैं तो तेरा फर्स्ट ईयर में छोड़ के चली जाती तेरे को, लेकिन तूने बोला था कि मैं थर्ड ईयर एंड पे दूंगी इसलिए मैं टिका रहा। तो कंपनी बोलती चल चल ज़्यादा हल्लाबाजी मत कर, मैं तेरे को थोड़ा सा कंपनसेशन दे दूंगी। एम्प्लॉय बोलता चलो ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में ही ये पूरा तीनों साल का खर्चा रिकॉर्ड कर लेंगे। कैसे रिकॉर्ड होगा, एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग ऑन कैंसिलेशन डेट, ये क्या है, क्या भला ये। हाँ, हम खर्चा कैसे रिकॉर्ड करते थे, ये जो हमने फॉर्मूले सीखे थे, एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड एट ईच ईयर एंड। हमको पूरा खर्चा रिकॉर्ड करना है तीनों सालों का सेकेंड ईयर एंड पे ही, तो पूरा खर्चा कैसे निकालते हैं अपन, एम्प्लॉय एट ईयर एंड। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, टोटल एम्प्लॉय माइनस फर्स्ट ईयर में कितने चले गए, सेकेंड ईयर में कितने चले गए, और सेकेंड ईयर पे हम खड़े हुए एंड पे हम देख रहे हैं कि कितने संभावना है, कितने एम्प्लॉय और जा सकते हैं, उनको अभी माइनस कर देते हैं, उड़ा देते हैं। पर यहाँ पे वो संभावनाएं वाले एम्प्लॉय माइनस नहीं होंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉय तो बोलेंगे एम्प्लॉय कंपनी चूतिया, हम नहीं जाने वाले थे, हम रहते तुम्हारे साथ, तो हमको भी कंपनसेशन का पैसा दो। तो बेसिकली टोटल में से अपन ने जितने चले गए वो माइनस किए, यहाँ पे जो चले गए वो माइनस किए। तो एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग ऑन कैंसिलेशन डेट इंटू करेंगे अपन ऑप्शन पर एम्प्लॉय कितना है, इंटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट, तो टोटल खर्चा आ जाएगा। टोटल खर्चा अपन ने रिकॉर्ड कर लिए और ऑलरेडी फर्स्ट ईयर तक कितना रिकॉर्ड हो चुका है उसको माइनस किया, तो पता चल जाएगा कि सेकेंड ईयर में कितना रिकॉर्ड करना है। ये एसबीपी रिजर्व में अपन ने रिकॉर्ड कर दिए। अब कंपनसेशन जितने भी इस दिन खड़े हुए थे वो सारे को देना पड़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉय कैंसिलेशन डेट पे। तो एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग ऑन कैंसिलेशन डेट इंटू ऑप्शन पर शेयर इंटू कंपनसेशन पर शेयर। अब ये टोटल जो अमाउंट आया है ये अपन दो जगह से देंगे, एसबीपी रिजर्व से और पी&एल से। एसबीपी रिजर्व से अपन कितना देने वाले हैं, जितने भी एम्प्लॉय थे कैंसिलेशन डेट पे इंटू ऑप्शन पर शेयर, तो मेरे पास टोटल कितने वो हो गए पता चल जाएगा कितने शेयर्स, इंटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट कैंसिलेशन डेट। ये नया आया है भाई, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इस दिन जो भी फेयर वैल्यू होगी ऑप्शन की कैंसिलेशन डेट पे, हो सकता है मार्केट वैल्यू हमने पहले के ये एग्जांपल में हम जैसे समझे थे कि पहले इतनी हो, मैंने इतने इनसे पैसे लेने हो, अब यहाँ पे इतने हो गए हो 12 रुपये 5 रुपये, तो मैंने दोनों को माइनस किया तो 7 रुपये मेरी फेयर वैल्यू आ रही हो। तो कंपनी बोलती भाई मैं तो तुमको ना इस दिन जो फेयर वैल्यू होगी उतने ही पैसे दूंगी। तो जितने भी एम्प्लॉय थे कैंसिलेशन डेट पे इंटू ऑप्शन पर शेयर इंटू फेयर वैल्यू ऑप्शन ऑन कैंसिलेशन डेट, इतना पैसा हम रिजर्व से देंगे, अब बचा हुआ पैसा पी&एल से दे देंगे। ये टॉपिक ख़त्म, इतना ही था।